इनकलाब, भारत माता की। इतना जोश देख के संसद की ईंटें थोड़ी हिल रही होंगी। उनको लग रहा होगा परिवर्तन जल्द ही होने जा रहा है। तो अभी मैं आमंत्रित करूंगा श्री अक्षय कुमार जी को। अक्षय भाई, आप आइए, थोड़ा सा लोगों को आपकी बातें सुननी है, आइए। आप आइए अक्षय भाई, आप बात रखिए। सम्मान्य नीलेश जी, श्रद्धेय रवि, नीचे जो नीम का पत्थर होकर बैठे हैं राकेश जी, और सारे सत्य भाई, साथी फिरोज, अंबर, हिमांशु और तमाम साथी जो बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। मुझे कुछ सवाल याद आता है। मैं छोटी सी गांव उड़ीसा से पैदा हुआ हूं। सवाल यह है, आजादी का 75 ईयर्स पूरी हो गया, चल रहा है, मगर जब आजाद हिंदुस्तान में बॉक्साइट और आयरन कोल बनाने के कंपनी गए थे, उस समय कलाहंडी, कोरापुट, रायगढ़, जिस एरिया में बॉक्साइट, उस समय जितना प्रकृति से खींच रहे थे, लूट रहे थे, आज 75 ईयर्स आजादी का बाद 1 रुपया बॉक्साइट 113 रुपया में बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। 26 रुपया लोहा आयरन 2600 रुपया में बिक रहा है, और वहां का बहन, वहां का मां अपनी बेटी को 20 रुपया में बेच देती है। क्यों बेचती है? इस सवाल का जवाब किसके पास है? अगर वो आदिवासी बोलता है, जो डॉक्टर बीडी शर्मा, ब्रह्मदेव शर्मा ऊपर जा चुके हैं, दिल्ली भुवनेश्वर में तुम्हारा राज और गांव में अपना राज, हमारा गांव में हमारा राज। जब ये बोलना शुरू किए, हजार आदिवासियों को फॉल्स केस करते हुए फंसा दिया गया जेल में, आज भी जेल में सड़ रहे हैं। आज भी एनकाउंटर का नाम पर आम आदमी जो घर में खुशहाली जिंदगी जी रहा था, उसको एनकाउंटर के नाम पर मार दिए, खत्म कर दिए। क्यों? इसका जवाब क्या है? आजाद हिंदुस्तान में 7 लाख किसान 13 महीने बैठे, 700 लोग शहीद हो गए। आजाद हिंदुस्तान का सरकार नींद, उन्हें जागा, नींद से उठे 13 महीने बाद। क्यों? कहां गया लोकतंत्र? कहां गया संवैधानिक मूल्य? एक एक कर बात अगर बताऊं, आजाद हिंदुस्तान में 75 साल का बाद आज स्वास्थ्य का नाम पर बिल गेट्स बोल रहा है पॉपुलेशन खत्म कर दो, और उसका एजेंट बने हैं खुद का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसलिए
सवाल उठता है, जब मेरा मित्र राजीव दीक्षित भाषण दे रहा था उस समय से बोल रहा था हर बच्चा जो मां का कोख से, मां का गर्भ से पैदा हो रहा है उसका पर 50,000 रुपया कर्जा है, और आज 5 लाख से ज्यादा कर्जा है। क्यों? कौन सी आजाद हिंदुस्तान के लिए नेताजी सुभाष बोस आउट हो गए, सीन में नहीं रहे। शहीद आजम भगत सिंह बोले इनकलाब जिंदाबाद, फांसी का तख्ता में चढ़ गए। क्यों? क्या यही हिंदुस्तान को देखने के लिए? इसलिए मित्रों, सवाल अगर नहीं उठेगा तभी कोई अर्जुन नहीं बन पाएगा। सवाल उठना जरूरी है। और आज का जो पवन जी बोलकर गए, पहला षड्यंत्र है नौजवान का अंदर में सवाल को खत्म कर दो, बस सवाल ना उठे, उसको 3D कल्चर में फंसा दो, ड्रिंक्स ड्रग्स डांस, बस सवाल ना उठे। सवाल उठा नीलेश जी का मन पे, सवाल उठा अंबर का मन पे, साधारण जिंदगी जी रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, सवाल उठा फिरोज का मन पे। आज ये बैठे हैं, सूत्र ढूंढ रहे हैं, क्या समाधान है? इसलिए मित्रों, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, सिर्फ ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ही है, लेकिन ये सूरत बदलनी चाहिए, बस। मित्रों, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, किसी भी चीज में देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लो, शिक्षा देख लो, कोई भी, बेरोजगारी, कितना बेरोजगारी था और कितना बेरोजगारी 20 साल में बढ़ा है। मित्र पूछ रहे थे नौजवान, अग्निपथ का बात में बताओ, क्या बताए? अग्निपथ बताएगी, जल पथ बताए, क्या बताए? अगर सिर्फ सवाल रख दिया जाए, सवाल खत्म नहीं होगा अगर सिर्फ सवाल रख दिया जाए। मगर मैं सवाल का तरफ नहीं जा रहा हूं, सवाल सब लोग जानते हैं, जवाब क्या है? जवाब यही है, कुछ लोगों को मर मिटना पड़ेगा, कुछ लोग को मर मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तब समाधान निकलेगा। कौन है जो मर मिटने के लिए तैयार होगा? वो पहला बात है, उसका बाद दूसरा बात शुरुआत होगा। मित्रों, अच्छा बात बोलकर गए, मर मिटना है, भगत सिंह जैसे मर मिटना नहीं है। भगत सिंह के लिए मेरा पहला आइडियल नेताजी सुभाष बोस, उसका बाद गांधी, विवेकानंद, उसका बाद गांधी, उसका बाद नेताजी, इसका बाद जो भी ले लीजिए। मगर जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, सवाल यह है, अगर मर मिटने का तैयारी नहीं होगा तभी समाधान नहीं निकलेगा। भूल जाइए, समाधान नहीं निकलेगा। बात जब भी नौजवान आता है क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए, क्रांति का परिभाषा क्या है वो बाद में बोलूंगा, तब सोचता है 4 फोटो उठा दो, खींच लो अच्छा व्यक्ति का साथ, शायद मैं क्रांति में शामिल हो जाऊं। भूल जाइए, भूल जाइए। पहला क्रांति का शुरुआत त्याग तपस्या से होगी। नेताजी सुभाष बोस का याद आता है, आईसीएस टॉपर बने, एक चिट्ठी लिखे, पत्र लिखे गुरु चित्तरंजन दास के पास, मैं 30 करोड़ हिंदुस्तान का सेवा करने के लिए
3 लाख इंग्रेज का जंजीर में नहीं घुसूंगा, मैं वापस आऊंगा, रिजाइन देकर आ रहा हूं आपका पास, आपका हिंदुस्तान का सेवा करने के लिए। त्याग तपस्या का बात हर समय नौजवान को मैं 3 आसक्ति में फंसाया नौजवान। पहला आसक्ति है पद, प्रतिष्ठा और पैसा का आसक्ति। पहला आसक्ति है, अगर पद, प्रतिष्ठा, पैसा का आसक्ति किसी क्रांतिकारी का नहीं छूटेगा, वो सही में क्रांति नहीं कर पाएगा, भूल जाइए। मोहनदास करमचंद गांधी जी जो महात्मा गांधी बने पहले, बाद में जब ही लंदन से पढ़कर आए थे, बॉम्बे में 300 रुपया कमाई था उनका महीने का। उस समय हर प्राइमरी स्कूल टीचर 10 रुपया कमा रहा था। आज का प्राइमरी स्कूल का टीचर का कमाई है 40,000 रुपया। 40,000 इंटू 30 गुणित कर दीजिए, उतना पैसा कमाई था। फिर भी इतना लोभी थे, गए दक्षिण अफ्रीका और पैसा लाने के लिए। मगर जिस दिन तू काला तू ब्लैक मैन, आई एम व्हाइट मैन, यू कैंट सीट इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, जिस दिन उसको उठाकर फेंक दिए, उसी दिन सोचा ब्लैक मैन और व्हाइट मैन, क्यों ईश्वर सबको समान बनाए हैं, ये बात विचार क्यों। मगर उसके लिए प्रतिक्रियाशील नहीं हुआ, अपने को तैयार किया, खुद को तैयार किया। एक दिन 2 गोरा लोगों ने उनको कंपार्टमेंट का बाहर फेंक दिए थे, प्लेटफॉर्म का ऊपर। समय आया, गांधी जी तैयार किए रणनीति, पूरा ब्रिटिश को उठाकर फेंकने के लिए देश से। बस पहला आसक्ति है पद, प्रतिष्ठा, पैसा। दूसरा आसक्ति है, चाहे मैं शादी को बुरा नहीं मानता हूं, खुद शादी नहीं किया हूं, शादी बहुत पवित्र चीज है, शादी गलत नहीं है, जो शादी किए बहुत अच्छा बात है। मगर शादी सेक्स प्रेमिका उस आसक्ति में फंस जाना, क्रांतिकारी खत्म हो जाएगा, उसको ध्यान रखना चाहिए। और कहां कैसे फंसे, और गौतम बुद्ध जैसा उदाहरण है, जिन्होंने छोड़कर गए, बोले जे पहला वही बात करूंगा जिस बात को समझ में आया है, उसी बात के लिए, जगत कल्याण के लिए मैं कुर्बान करके जाऊंगा। तीसरा, मां का आंसू का आसक्ति। क्रांतिकारी बहुत आते हैं, पहला बात कर लेते हैं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा से मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति से। सेक्स, नारी, उससे भी मुक्त हो जाता है। मगर उससे सबसे बड़ा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, मेरा भी है, मां का आंसू का आसक्ति। इतना जबरदस्त है, शंकराचार्य जैसे बैरागी को भी खींचकर किस दिन रखा, उसका बाद शंकराचार्य निकले। सवाल यह है, उस आसक्ति से कौन बाहर निकलता है। दूसरी बात, क्रांति का बात जब भी बोलता हूं, परिवर्तन का बात बोलता हूं, मूल्य, मान्यता, कानून का परिवर्तन ही क्रांति है। और आज देश में देखा जाए, लाखों लाखों लोग लगे हैं परिवर्तन के लिए। अगर हिसाब किया जाएगा, हिंदुस्तान का 1% लोग अगर आप ले लो, 1 करोड़ से ज्यादा लोग परिवर्तन के लगे। फिर भी समस्या बढ़ रहा है, क्यों? मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं, कहां लगे। एक उदाहरण यह है, एक आदमी जा रहा था, रास्ता में बड़ा सा खड्डा था, गिर गया। दूसरा आदमी देखा, उसको मलहम पट्टी किया, घर में छोड़कर आया। तीसरा आदमी देखा, अरे कितना बेवकूफ है, इतना बड़ा खड्डा है, उसको भर नहीं रहा है, मलहम पट्टी करके उसको छोड़ के आ गया। तीसरा आदमी गया, वो खड्डा को भर दिया। चौथा आदमी देखा, कितना बेवकूफ आदमी है, हर साल 1 लाख रुपया तनख्वाह आता है काम करने के लिए, एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट का साथ, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, 10,000 काम होता है, 90,000 खा जाता है। इसलिए वो उसका विरोध किया। अगर 1 लाख सही ढंग से यूटिलाइज होगा, तभी 1 साल का काम 5 साल जाएगा। चौथा आदमी सोचा, क्या हर साल ऐसा ही आदमी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा,
हर आदमी करप्शन करेगा और हर साल तू लड़ेगा। क्या ऐसे नहीं होगा? सही मूल्य बन जाए, सही नीति बन जाए, सही व्यक्ति बढ़ जाए और सही मॉडल बन जाए जिसमें और आंदोलन करना न पड़े। मैं इनको 4R बोलता हूं। जो मलहम पट्टी किया वो रिलीफ का काम किया। फर्स्ट R, जो खड्डा को भर दिया वो रिफॉर्म का काम किया। जो आंदोलन किया, रिबेल किया, विद्रोह किया करप्शन का विरोध में, वो रिबेल का काम किया। और चौथा आदमी रिवॉल्यूशन, क्रांति का काम किया। मुसीबत यह है, देश भर से अगर देखा जाए, अगर 1% लोग उस परिवर्तन का काम के लिए लगे हैं, उसका 99% रिलीफ में लगे हैं। मैं मना नहीं करता हूं, रिलीफ काम गलत है। अगर साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, खाना देना पड़ेगा। मगर अगर 7 दिन के बाद 15 दिन खाना दिए, 20 दिन खाना दिए, 3 महीने खाना दिए, आदमी प्ले कार्ड खेलेगा और तुम जाकर उसको खाना खिलाओगे। उसका बाद 1% का जो बचे उसका 99% रिफॉर्म में लगे। उसका बाद जो 1% बचे उसका 99% रिबेल, विद्रोह में लगे। उसका बाद जो 1% बचे वो रिवॉल्यूशन में लगे। कौन सी रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन, क्रांति का मॉडल किसको समझ में आ गया? किसान का खेती में ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है वो दुनिया को नष्ट कर रहा है। कैसे ऑर्गेनिक खेती होगा? कैसे गाय गोबर इसको लेकर खेती होगा? केमिकल फर्टिलाइजर ये नहीं देना है। आइसोलेटेड मॉडल रिवॉल्यूशन लगे। कोई हेल्थ में लगा है, कोई राजनीतिक मॉडल में लगा है, कोई एजुकेशन मॉडल में लगा है। आइसोलेटेड मॉडल। दूसरा इंटीग्रेटेड मॉडल। एक आदमी सोचता है मैं मेरा ब्लॉक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति हर चीज में सुधार लेकर एक मॉडल बना लूंगा, मॉडल बन जाएगा। गांधी को एक बात भी पूछा, पहले काठियावाड़ को मॉडल बना दे गांधी, आजाद करा दे, उसके बाद हिंदुस्तान को आजाद कराना। गांधी बोला आजादी मिलेगा तो पूरा हिंदुस्तान को मिलेगा, मेरा काठियावाड़ को मिलेगा। ऐसे नहीं हो सकता, काठियावाड़ को आजादी मिल जाएगा और पूरा देश को बाद में मिलेगा। सवाल यही है, जो मॉडल बना रहे हैं और जो इंटीग्रेटेड मॉडल का अप्रोच में एक स्थान पर फंसे हैं, वो कैसे इंटीग्रेटेड मॉडल, आइसोलेटेड मॉडल एक सोशल रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, उसका रणनीति, उसका कार्यक्रम अपना पास नहीं है। मुझे लग रहा है ये भारत नवनिर्माण अभियान, मुझे लगता है मेरा दृष्टि में शायद उसी फॉर्मूला को लेकर आएगा और आजाद हिंदुस्तान के लिए रास्ता दिखाएगा। उसी के लिए ये काम। आप देख लीजिए, कम लोग काम नहीं कर रहे, हर आदमी अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। मगर उसको अगर पूछा जाए परिभाषा क्या बताओ, ऑल्टरनेटिव मॉडल का तुम्हारा मूल्य का जो मूल्य आप बोल रहे हो, जिस मूल्य का आप मान्यता बनाओगे, जिस मूल्य को लेकर आप कानून बनाओगे, जिस मूल्य को लेकर आप राष्ट्र व्यवस्था को या न्यू वर्ल्ड, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, मैं दूसरा अपना वर्ल्ड ऑर्डर का बोल रहा हूं, खड़ा करोगे, उसका मूल्य क्या है? इसलिए सवाल यह है, जब उसी मूल्य को लेकर शिक्षा का परिभाषा क्या होगा, राजनीति विकल्प का परिभाषा क्या होगा, शिक्षा कृषि का परिभाषा क्या होगा, कृषि का अल्टरनेटिव मॉडल क्या होगा? अगर हम लेते हैं धर्म का बात, धर्म का परिभाषा असली में क्या है, आध्यात्म का परिभाषा क्या है? अगर ये सारी सवाल को लेकर हम एक ब्लूप्रिंट नहीं देंगे, तभी अगला पीढ़ी काम तो जरूर करेगा, काम करने में कोई गलती नहीं है। कोई रिलीफ में लगेगा, कोई रिफॉर्म में लगेगा, कोई रिवॉल्यूशन लगेगा,
करेगा जरूर, कोई मॉडल में लग जाएगा, मगर उसका मल्टीप्लाइड सोशल रिवॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट होगा, उसी रास्ता पर अपनी वैकल्पिक मॉडल क्या होगा, अगर नहीं दे पाएंगे तभी हम लड़ाई हार जाएंगे। जिस बात को पवन जी इशारा देते हुए बोल के गए, होना दिखना दिखाना नहीं, क्या होना मतलब जो भारतीय व्यवस्था का जो असली नींव है उसी आधार पर भारतीय व्यवस्था को खड़ा करना है, उसी आधार पर। उसके लिए मुझे लगता है एक जिसमें बॉम्बे में बैठे थे कुछ साथियों से बात हुई, आगे नहीं बढ़ पाया। मिनिमम चाहे 6 महीने लगे मगर एक मॉडल उस डायरेक्शन में पेश करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट रखना पड़ेगा। उसका बाद आता है रणनीति का बात। हिंद स्वराज में गांधी ने जो लिखे, जब पूछा गया आपका स्वराज क्या यही है ना, नहीं, मैं जो स्वराज का कल्पना कर रहा हूं उसके लिए ये हिंदुस्तान का लोग अभी तैयार नहीं हुए। अभी जो मैं कर रहा हूं, इंग्रेज जाओ, हमारा देश हम कैसे संभालेंगे। ऐसे ही आज उस मॉडल का, उस विकल्प का स्वरूप को रखने का साथ साथ अगर रणनीति को लेकर नहीं लड़ेंगे कभी लड़ाई हारेंगे। जिस रणनीति में मैं जानता हूं पहले लोग लड़ते थे पत्थर में, हाथ में, फिर पत्थर में, फिर चाकू तलवार आया, फिर बंदूक आया, आज तो एटम बम का युग है। इस समय का लड़ाई उसी मूल्य का आधार पर जीना पड़ेगा और उसी मूल्य का आधार पर मान्यता बनाने के लिए प्रचार करना पड़ेगा। मगर जब तक उसी मूल्य के आधार पर कानून नहीं बनेगा, और कानून बन गया मान्यता नहीं बना है, काम नहीं करेगा। इसलिए आज का जो लड़ाई है एक बुद्धि का स्तर पर और दूसरी हृदय का स्तर पर। कितना बुद्धिमान बात मैं कर लूं, अगर आपका हृदय को छू नहीं पाया तभी लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज जो लड़ाई होगी बुद्धि का स्तर पर होगी और हृदय का स्तर पर भी होगी। कौन सी रणनीति होगा जो बुद्धि का स्तर पर करोड़ों लोग को छुएगा, कौन सी रणनीति होगा जो हृदय का स्तर पर भी करोड़ों लोगों को छू सकता। अगर वो चीज हम इन्वेंट नहीं किए तभी लड़ाई हार जाएगी। मैं और 2-3 मिनट बात करके खत्म करूंगा। मुझे लगता है भारत नवनिर्माण अभियान एक टोटालिटी में, एक समग्रता से अपनी चिंतन को पेश करके रणनीति बनाए, समग्रता से। सिर्फ हेल्थ का मॉडल नहीं, सिर्फ एजुकेशन का मॉडल नहीं, सिर्फ जुडिशियल लॉ का, न्याय का मॉडल नहीं, टोटालिटी में मॉडल क्या होगा उसी दिशा में अपनी रणनीति बनाए। और मगर पहला जरूरत है वही है जे कौन है जो उस रास्ता पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं जब भी मर मिटने का बात बोल रहा हूं, मरने का बात नहीं बोल रहा हूं, मर मिटने के लिए तैयार होंगे। एक मित्र वाला बोला भाई साहब मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मगर मेरा सैलरी का 60% आपका काम के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर लूंगा। कुछ तो मर मिटाओ अपने लिए। मगर पांडव जरूरत है जो सही में क्षेत्र का पर लड़ेंगे। पैसा पीछे आएगा, जो पैसा का पीछे भागेगा पैसा उससे भाग जाएगा।
पैसा पीछे आएगा। जो लोग आज तक पैसा का पीछे भागे हैं, पैसा उनसे दूर भाग गया है, क्रांति उनसे दूर भाग गया है। मेरा पूरा विश्वास है, अगर इस हॉल में से सही में अगर 100 लोग खुद को तैयार कर लेंगे, मर मिटेंगे, साथ रहेंगे, मर मिटेंगे और देश को खड़ा करेंगे, ये जरूर है हिंदुस्तान में नेताजी सुभाष बोस गांधी से लेकर भगत सिंह से लेकर सबका स्वप्न को हम पूरा करेंगे। उतना कहकर समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद। जय इनकलाब, भारत माता की।